स्टूडेंट्स, हाय माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ये वीडियो आने में काफ़ी देर हो गई, काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और अब वीडियोस आने में कोई भी डिले नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? इस वीडियो में हम चैप्टर सेकेंड एनसीईआरटी टिश्यू के पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि चैप्टर के बीच में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, चैप्टर के लास्ट में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएं। और एक बात, अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैप्टर नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस करने में भी आपको मजा नहीं आएगा। 3 वीडियो में मैंने आपका एक पूरा चैप्टर क्लियर करके रखा हुआ है। टिश्यू चैप्टर जो है वो 3 वीडियो में मैंने क्लियर कर रखा है। पहले वीडियो में मैंने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का पूरा क्लासिफिकेशन कर डाला है। दूसरे वीडियो में मैंने प्लांट टिश्यू के बारे में पूरा आपको डिटेल दे दी है और थर्ड वीडियो में हमने एनिमल टिश्यू के बारे में पूरी चीजें कवर कर ली। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम किसकी कवर करेंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के बारे में, चाहे वो बुक के बीच के हो या फिर एक्सरसाइज के। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम हमारा क्या है? टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू में हम क्या करने वाले हैं? टिश्यू में हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। क्या बात है ना, बहुत बढ़िया। ठीक, अब देखो क्या है, तो पहले हम चैप्टर के 20 से स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज टिश्यू, कि टिश्यू होता क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो टिश्यू का क्या होता है, ये मैंने अपने फर्स्ट में ही सबसे पहली बात मैंने यही की थी कि टिश्यू होता क्या है। तो फिर आप उसको देख लीजिए, और जो लोग देख लिए हैं उसको उनका तो आंसर तुरंत पता चल गया होगा कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शंस। टिश्यू ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जिसकी ओरिजिन और फंक्शन दोनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम? आंसर नंबर फर्स्ट, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ cells having same origin and perform similar functions। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बात होगी हमने टिश्यू के बारे में। अब आप यहाँ पे टिश्यू में एग्जांपल भी डाल सकते हो, जो जिस टिश्यू के बारे में आपको पता है सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात क्लियर हो गई इतनी। अब देखो हम बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, कि हमारे जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब मल्टी सेलुलर हैं, ये बात तो आपको पता है। तो ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें टिश्यू की यूटिलिटी क्या है, टिश्यू का फंक्शन क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो यार देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें सबसे पहला बात तो टिश्यू हमें क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मतलब पूरी जो प्लांट का स्ट्रक्चर किस तरह से है वो भी टिश्यू के द्वारा डिपेंड किया जाएगा। स्ट्रक्चर मजबूत कौन करता है? टिश्यू करता है। और प्लांट्स के फंक्शन की बात भी यही करता है। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या करता है? ये डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि लेबर वाला काम, वहां पे ये वाला काम नहीं, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये भी किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? टिश्यू के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। बात क्लियर हुई? तो फिर मेन फंक्शंस क्या क्या है? आंसर नंबर सेकेंड, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, दूसरा है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? नो। एंड थर्ड वन इज शो डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी कोई दिक्कत? नो। ठीक, तो ये हो गया इसके मेन 3 फंक्शंस। क्या क्या है? कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और डिवीजन ऑफ लेबर भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम क्लियर। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के टाइप्स की बात करना। तो भाई सिंपल सी बात है, कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और अगर पैरेन्काइमा में क्या प्रेजेंट हो जाती है? क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाती है तो वो क्लोरेनकाइमा हो जाता है। और उसमें अगर एयर की कैविटीज प्रेजेंट हो जाती है तो क्या हो जाता है? एरेनकाइमा हो जाता है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर नंबर थर्ड हम लिखेंगे,
जो फर्स्ट काइंड है कौन कौन सा है, पैरेनकाइमा, ठीक है, सेकेंड है कॉलेनकाइमा, एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा। आप इसको आंसर को अपना और थोड़ा अच्छा अगर डिटेल देना चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो द मेन टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज आर एज फॉलोइंग, उसके बाद लिख सकते हो पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और यहाँ पे पैरेनकाइमा लिखने के बाद इसको दो पार्ट में और क्लासिफाई कर सकते हो, एक में लिख देना व्हेन इट इज कंटेन्स क्लोरोफिल देन इट इज नोन एज क्लोरेनकाइमा, और व्हेन इट कंटेन्स एयर कैविटीज इन इट देन इट इज नोन एज एरेनकाइमा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड। एपिकल मेरिस्टम मतलब जो हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कहाँ पे फाउंड होता है। तो सबसे पहले ये बात सुन लो कि इसकी थोड़ा याद करो, रिकॉल करो, मैंने लेक्चर्स में बताया था कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक का फंक्शन क्या होता है। देखो यार, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि प्लांट्स की ग्रोथ कराना, यही मेन फंक्शन होता है उनका। अब प्लांट्स जैसे मान लो कोई भी ऐसे एक सिंपल सा सपोज करो ये प्लांट है ना, तो प्लांट की ग्रोथ जो लेंथ बढ़ेगी वो कहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से बढ़ेगी कि यहाँ ऊपर से ऐसे ऊपर बढ़ेगी। तो भाई कॉमन सी बात है, कोई भी अगर थर्ड सेकंड ग्रेड का भी बच्चा हो तो उससे भी पूछ लो कि भाई अगर कोई भी आदमी को या किसी चीज की हमें ग्रोथ करानी है तो कहाँ से बढ़ेगा, तो वो भी बता देगा कि यहाँ से बढ़ेगा। तो जब एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन है ग्रोथ कराना, तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ ऊपर प्रेजेंट होंगे और यहाँ नीचे प्रेजेंट होंगे रूट के पास। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, याद कर लो एकदम दिमाग में बैठा के, टिप ऑफ रूट एंड शूट। मतलब टिप मतलब एकदम ऊपरी पॉइंट पे, किसके, रूट एंड शूट के। तो आंसर नंबर 4 क्या है, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ रूट एंड शूट। ओके स्टूडेंट्स, क्या बात है, 4 क्वेश्चन हो गए और एकदम फटाफट अंदाज में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि विच टाइप ऑफ टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो जो कोकोनट का हस्क होता है, ऊपर का जो हार्ड पार्ट होता है, वो किस टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने इसका एग्जांपल दिया था हस्क ऑफ कोकोनट का, ये बना होता है स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यू से, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू भी इसको बोलते हैं। तो आंसर नंबर 5 में लिख देंगे हम स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। अब आप यहाँ पे और थोड़ा एक सेंटेंस फ्रेम करके लिखेंगे तो आंसर ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे, क्लास 10th में आ गए हैं तो इतना आप कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 क्या है, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। की जो फ्लोएम होता है उसमें कंस्टिट्यूएंट्स मतलब उसके मेन पार्ट्स क्या क्या है। तो क्या क्या है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर, यही 4 पार्ट हैं फ्लोएम के। कौन कौन से, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो हम यहाँ पे फटाफट इसको लिख देते हैं। नंबर फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स, ठीक है। नंबर सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स, ओके स्टूडेंट्स। नंबर थर्ड फ्लोएम parenchyma, and at last phloem fiber। कोई दिक्कत, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपको, फ्लोएम फाइबर्स। तो ये बात होगी, अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कर डाले, 6 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। तो जल्दी से एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो ताकि मैं इसको फिर इरेज कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट कवर कर लीजिए आप लोग। ओके हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको यहां से इधर से इरेज करने वाला हूं, ठीक। ठीक स्टूडेंट्स, हो गई बात इतनी क्लियर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन अवर बॉडी। तो यार देखो, ऐसे टिश्यूज का नेम इसमें हमें बताना है जो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अब यार ऐसे टिश्यूज होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान करनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी में मूव क्या करती हैं। तो क्या मूव करती है हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स मूव करती है। मसल्स मूव करती है, तो मसल्स किससे बनी होती है, मस्कुलर टिश्यू से। तो एक टिश्यू हमें मिल गया मस्कुलर टिश्यू। और भी कुछ है,
अब मसल्स मूव तो करती हैं, लेकिन मसल्स भी तो किसी न किसी के इशारे पे मूव करती हैं कि हमारा ब्रेन जब चाहेगा तभी तो हमारी मसल्स मूव करेंगी। जैसे हमारा हाथ है, क्या अपने से ऐसे अप डाउन हो जाएगा क्या? नहीं, जब हम चाहेंगे कि भाई हाथ ऐसे हो फिर ऐसे हो तभी होगा। और ये कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। तो ब्रेन से जो कंट्रोल वाला और कोऑर्डिनेशन का पूरा सिस्टम है वो किसके द्वारा कवर किया जाता है? नर्वस टिश्यू के द्वारा, नर्व्स के द्वारा। तो मूवमेंट में कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व हो गए स्टूडेंट्स? दो टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। क्या बात है, आंसर नंबर 7। सिंपल सा। नंबर फर्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। आप स्टेटमेंट बना के लिख लीजिएगा, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा मार्क्स कटने के चांसेस हैं, लेकिन आंसर टू द पॉइंट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, लेकिन इस तरह से मार्क्स कटने के चांसेस हैं। क्योंकि देखो यार, जब कोई बंदा वहाँ पे कंपटीशन की बात आ जाती है और उसने पूरा डिटेल लिखा हुआ है तो टीचर आपको मार्क्स देने में थोड़ा भी कट कर सकता है, और हमें कहीं भी अपना वीक पॉइंट नहीं देना है, क्योंकि जहाँ पे वीक पॉइंट दिए वहीं पे हमारा लॉस चालू। तो आप इसको स्टेटमेंट बनाए बिना ना लिखिएगा, वैसे कि लिख दीजिएगा जैसे क्या लिखना है क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट। व्हाट आर द Name the tissue responsible for the movement of the body. तो tissues responsible for the movement of our body are as following. फिर उसके बाद मस्कुलर टिश्यू एंड सेकेंड वन इज नर्वस टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं ना? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे कितने, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक? वाह भाई वाह, न्यूरॉन कैसे दिखाई देता है? न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर बनाना है ना। तो यार फिर इसको हम अभी बना देते हैं आपके लिए ना, क्या दिक्कत है, 2 मिनट के अंदर सारा न्यूरॉन बना के खत्म कर देते हैं। आंसर नंबर 8। अभी पूरी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में एक बार और न्यूरॉन आएगा, तो यहीं पे बना दे रहे हैं, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, हम दोबारा उसको नहीं बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? क्योंकि 2 बार एक ही चीज बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? थोड़ा अजीब सा बन गया, सही से बन भाई, सही से ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक, इस तरह से लगभग एक यहाँ पे ऐसे नीचे, तो एकदम सिंपल सा डायग्राम बनाना चाहिए यार। देखो बायो में होता क्या है, बायोलॉजी में आपके डायग्राम ये नहीं होता कि आपके डायग्राम कितने सुंदर है, मैटर ये करता है कि आपके डायग्राम में बस सारी चीजें टू द पॉइंट क्लियर होनी चाहिए और लेवलिंग होनी चाहिए, बस यही मेनू होता है। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता रहता है कि स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम में कि वो डायग्राम को डेकोरेट करके बनाए। आप अपनी कॉपीज में डेकोरेट करके बनाइए, क्योंकि उसको आपको साल भर देखना रहता है, लेकिन एग्जाम में आप टू द पॉइंट और जितनी जल्दी से जल्दी डायग्राम बना लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना है कि बस टू द पॉइंट डायग्राम बनाना है और सारी चीजें उसमें क्लियर कर देनी है बस। तो ये यहाँ पे मेरा डायग्राम भी लगभग कंप्लीट हो गया। क्या बात है, इतनी जल्दी? तो यार ज्यादा टाइम नहीं लेना है। तो ये हमारा है डेंड्राइट्स, बस सारी चीजें नो हो जाना चाहिए। डेंड्राइट्स है, और ये हमारा है साइटोन। साइटोन को हम और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेल बॉडी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। ये हमारा है एक्सॉन, ये यहां से ये एक्सॉन है पूरा, ठीक है। एक्सॉन के बाद ये जो एक्सॉन में ये कवरिंग है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। ओके स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे बीच में कुछ इस तरह के रहते हैं, इसको बोलते हैं स्वान सेल्स। और इसके बाद इस सब का फंक्शन आप लोग क्लास 10th में आपको पूरा डिटेल है, स्वान सेल्स ये क्या होती है सब वहाँ पे फंक्शन, और फिगर के नीचे उसका नाम लिख दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ये बात हो गई सिंपल से, 2 मिनट के अंदर पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे? गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। क्या बात है, हमें कार्डियक मसल्स की 3 फीचर्स देखना है ना। सबसे पहली बात तो ये क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती, मतलब इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, नो ब्रांच, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं प्रेजेंट होती, और ये स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री होती है नेचर में। किस तरह से इनवॉलेंट्री नेचर, मतलब इनके फंक्शंस को हम अपने विल पावर के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पहले मैं इधर का इरेज कर दूं, तब उधर क्वेश्चन नंबर 9 आपको नोट कराते हैं ना। ओके स्टूडेंट्स, हो गई बात।
अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, आंसर नंबर 9। तो हमें कार्डियक मसल्स के फीचर देखना है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला फीचर, दीज आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री होती, मतलब इनके फंक्शंस को हम अपने विल पावर के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा फीचर है सेल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं सेल्स, सिलेंड्रिकल शेप्ड। तीसरा फीचर है नो ब्रांचिंग इज प्रेजेंट इन दीज सेल्स। ठीक है, 3 फीचर हो गए। चौथा, सेल्स आर यूनी न्यूक्लिएटेड। सेल्स कैसे होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब उनमें क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बात इतनी क्लियर हो गई। तो ये हो गया 4 पॉइंट्स हो गए क्लियर। बस 3 बोले थे, 3 ही पूछा था ना यार। हाँ चलो, यहाँ पे हमने 4 बता दिए, तो आपके लिए एक ऑप्शन भी मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ने से पहले यहाँ पे मार्कर की विजिबिलिटी थोड़ा कम हो गई, तो इसको कुछ भोजन पानी मिल जाना चाहिए ना यार, क्योंकि खुद थोड़ी देर बाद जब हालत खराब हो जाती है तो खाना ढूंढने लगती हो, तो मार्कर को भी भोजन की जरूरत है ना। चल भाई जल्दी जल्दी खत्म कर तू भी। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने मार्कर को ढेर सारा इंक पिला दिया और वो काफी मोटा हो गया ना। अब अच्छे से आपको पढ़ाएगा वो। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन हमारी बुक्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जंप कर जाएंगे तुरंत ना। तो देखो एरियोलर टिश्यू का फंक्शन क्या है। जब मैं टिश्यू पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने डिटेल बताया था, लेकिन यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे, आप उसको देख लीजिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर बता देता हूँ। एरियोलर टिश्यू का मेन फंक्शन यही है कि जो ऑर्गन्स के अंदर कोई इम्पटी स्पेसेस जो रहते हैं उसको फिलअप करना इसका एक फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन ये क्या करता है कि डैमेज टिश्यू के रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर नंबर 10 क्या है, दिस टिश्यू फिल्स द empty space between the organs and also help in repairing of damaged tissues। ठीक है, कोई भी टिश्यूज जो डैमेज हो जाते हैं उनको भी, उनकी रिपेयरिंग में भी ये हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई। यहां तक हमने 10 तक में पूरा एक्सरसाइज, वो क्या कहते हैं, बुक के बीच का क्वेश्चन खत्म कर लिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लो, तब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो, अब हम बात करेंगे क्या है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, डिफाइन द टर्म टिश्यू। जो कि यहाँ पे फंक्शन क्वेश्चन सेम था, तो उसको हम दोबारा नहीं करवाएंगे, आप लोग वही सेम आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम नेम टिश्यू नेम देम। तो जाइलम में जैसे अभी तक हमने यहाँ पे फ्लोएम का एलिमेंट्स आपको बताया था, तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाई जाइलम के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो क्या क्या है, वेसल्स है, ट्रैकिड्स है, जाइलम फाइबर है एंड जाइलम पैरेन्काइमा है। तो जल्दी से, पहले इसका स्क्रीनशॉट हो चुका है तो उसको मैं इरेज करके तब आपको नोट करता हूँ ना। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आना चाहिए। ठीक, अब देखो क्या होता है, अब हम आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर नंबर सेकंड पे आते हैं। तो जाइलम की क्या क्या है, नेम द एलिमेंट्स ऑफ जाइलम ना। तो पहला एलिमेंट्स है वेसल्स है, वेसल्स ने इसको जाइलम वेसल्स करो ना, तब क्लियर रहेगा आपको। क्या है स्टूडेंट्स, जाइलम वेसल्स है। सेकेंड वन इज ट्रैकिड्स, सेकेंड वन इज ट्रैकिड्स है। ठीक है, जाइलम वेसल्स है, ट्रैकिड्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स एंड फोर्थ वन इज जाइलम पैरेन्काइमा। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो बस सिंपल सी बात है यार, एक लाइन का इनमें डिफरेंस है। सिंपल टिश्यू सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूँ एक लाइन में, सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स whereas complex tissue is made up of different type of cells. ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मेन डिफरेंस क्या है कि सिंपल टिश्यू एक तरीके केवल एक सेम टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कई डिफरेंट तरीके की सेल से मिलकर बना हुआ होता है। यही मेन डिफरेंस है इनमें। ठीक, अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ दियर सेल वॉल। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में सेल वॉल के बेसिस पे उनके डिफरेंसेस देखने हैं। तो पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और जो हमारा दूसरा क्या है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो थिक हो जाती है। पैरेन्काइमा की थिन होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। कोलेनकाइमा की थिक हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। और सॉरी कोलेनकाइमा में लिग्निन का नहीं होता है, स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, कोलेनकाइमा में पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। तो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों की सेल वॉल थिक होती है, क्यों? कोलेनकाइमा में पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है और स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन का। और जबकि पैरेन्काइमा की सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है, क्यों? क्योंकि उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो जल्दी से इसका आपको नोट करा दें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, आंसर यहाँ पे 4। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दो पैरेन्काइमा, उसके बाद उसमें लिख दो सेल वॉल इज थिन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, सेल वॉल थिन होती है किस लिए? सेल्यूलोज के डिपोजिशन के कारण। ठीक है, उसके बाद आप लिख दो कोलेनकाइमा, सेल वॉल थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। पेक्टिन के डिपोजिशन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, इसके डिपोजिशन के कारण इसकी सेल वॉल क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। एंड एट लास्ट इज स्क्लेरेनकाइमा, इसमें क्या लिखना है? सेल वॉल इज थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ओके स्टूडेंट्स, दो लिग्निन के डिपोजिशन के कारण इसकी सेल वॉल क्या होती है? थिक होती है। तो ये बात हो गई आंसर 4। आंसर 5 क्या है हमारे पास? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं स्टोमेटा के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग को मैं थोड़ा स्टोमेटा के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ, उसके बाद फिर फंक्शंस की बात करेंगे। स्टोमेटा होता क्या है? स्टोमेटा होता है भाई टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो लीव्स के सरफेस पे जो टीनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो पोर्स है, इसका फंक्शन क्या क्या है कि जैसे प्लांट्स, जब आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इन्वायरमेंट से लेते हैं, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। और एक आई प्रोसेस का नाम आपने सुना होगा, ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन होता क्या है? देखो, ट्रांसपीरेशन होता है जब क्या होता है कि प्लांट्स के में वाटर लॉस जब होता है, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में वाटर लॉस होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटा क्या क्या फंक्शन करता है? स्टोमेटा 2 फंक्शन करता है। एक होता है वो क्या, CO ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है, और दूसरा प्लांट्स के एक्सचेंज ऑफ गैसेस की गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है ना। तो आंसर नंबर 5 क्या है? पहला है ट्रांसपीरेशन में लिख देना, उसके बाद आप लोग पूरा सेंटेंस फॉर्म करके लिखिएगा। एंड सेकेंड वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो 2 मेन फंक्शन है स्टोमेटा के। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितने 5 तक हमने आपसे बातें कर ली। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8
दोनों अगर आप देखें तो लगभग दोनों क्वेश्चन लगभग क्या कंप्लीटली दोनों क्वेश्चन सेम है। सिक्स्थ में पहले आपको दोनों क्वेश्चन एक बार समझा दूं। सिक्स्थ क्या है, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 मसल फाइबर्स, मतलब कि मसल फाइबर्स के जो थ्री ऑफ मसल फाइबर्स जो होते हैं कार्डियक, स्मूथ और अनस्ट्रिएटेड, उसमें क्या करिए डायग्राम बना के डिफरेंस शो करिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है। एंड क्वेश्चन नंबर एट्थ जो है आपका वो क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइट एंड लोकेशन इन द बॉडी। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, इसमें भी तीनों की डिफरेंशिएशन करना है लेकिन उनके साइट और लोकेशन के बीच में। तो यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चन को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया है और दोनों क्वेश्चन का आंसर ये पूरा फ्लो चार्ट आपके रखा है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे जब मैंने कंबाइन कर दिया तो सबसे पहले इधर मैंने नोट कर दी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये स्ट्रिएटेड मसल्स हो गई, ये अनस्ट्रिएटेड मसल्स एंड ये कार्डियक मसल्स। तो आप इसको चाहे आंसर नंबर 6th एंड 8th दोनों मार्क कर सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, अब देखो होता क्या, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे वो इनका शेप। शेप क्या है इनका, जो सबसे पहले स्ट्रिएटेड मसल्स का जो शेप है वो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, ये देखो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल शेप है, एंड अनब्रांच्ड, मतलब इसमें कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होगी, ये बात हो गई। दूसरा हमारा जो अनस्ट्रिएटेड मसल्स है उसका शेप क्या है, लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप। अब यार ये जो स्पिंडल शेप का मतलब पता है क्या होता है, स्पिंडल शेप इसका मतलब होता है पॉइंटेड एंड्स, मतलब जो ऊपर और नीचे दोनों जो एंड हैं वो पॉइंटेड हो, मतलब नुकीले टाइप के, तो वो है स्पिंडल शेप। तो क्या होता है, ये स्पिंडल शेप होते हैं, ये देखो दोनों अपर और लोअर एंड पॉइंटेड है और अनब्रांच, मतलब इसमें भी ब्रांचिंग नहीं होती है। एंड थर्ड वाली जो हमारी सिलेंड्रिकल या कार्डियक जो सेल है इसका भी शेप सिलेंड्रिकल ही होता है इसी तरह, लेकिन इसमें क्या होती है ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। ये हो गया हमारा शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं लोकेशन के बेसिस पे कि ये बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो जो हमारा स्ट्रिएटेड मसल्स है ये हाथ में, हैंड में, लेग में, और स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है, मतलब जहां जितने भी हम एक्शंस अपने कंट्रोल में कर सकें उन सब में ये प्रेजेंट होता है, वॉलेंट्री एक्शंस में। ठीक है, और ये कहां प्रेजेंट होता है, वॉल्स ऑफ स्टमक, ये स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल में, यूरेटर्स में, यूरेटर के वॉल में, एंड ब्रोंकाई और लंग्स के ब्रोंकाई के वॉल में भी ये प्रेजेंट होता है। और हमारा जो कार्डियक मसल है वो तो भाई सिंपल सी बात है, किसमें प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब बात करें लाइट एंड डार्क बैंड की, तो इसमें लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है और बाकी इसमें एब्सेंट होता है, और इसमें प्रेजेंट होता है बट लेस प्रोमिनेंट, मतलब बहुत ही हल्का, मतलब इनकी उतनी वैल्यूएबल नहीं होता और इतना डार्क में नहीं प्रेजेंट होता, बहुत ही हल्का में, बहुत ही मतलब एकदम लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कह सकते हैं आप इसको। अब एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सिलेंड्रिकल शेप है सब, और ये पूरा क्लासिफाई है, और ये जो यहाँ पे बीच में पॉइंट है ये सारे न्यूक्लियस हैं, और ये इनके स्ट्रेटियॉन्स, और ये क्या है, अनस्ट्रिएटेड स्पिंडल शेप है। इसको देखिए स्पिंडल शेप मतलब यहाँ पॉइंटेड एंड्स हैं इसके, और ये जो लाइनिंग टाइप में है इसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल, और ये जो सेंटर में है इसकी ये है न्यूक्लियस, और सेम यही इसमें भी है, इसमें भी न्यूक्लियस एंड स्ट्रिएटियॉन्स है, और ये ब्रांच्ड है। और बाकी इन तीनों का अगर आपको डिटेल स्ट्रक्चर देखना हो तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरी डिटेलिंग करा के रखी है। और एक बात, अगर इनके एक्शंस की बात कर ली जाए तो ये जो स्ट्रिएटेड मसल्स होता है इसका एक्शन वॉलेंट्री होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में होता है, और बाकी इन दोनों का एक्शन इनवॉलेंट्री होता है और हमारे कंट्रोल में वो नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 6 तक की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्या, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल्स का स्पेसिफिक फंक्शन मैंने आपको करा रखा है, अभी जस्ट पीछे बात हुई थी, कौन से क्वेश्चन में, 1 मिनट रुको मैं बता देता हूं आपको। एक्सरसाइज वो बुक के बीच के क्वेश्चन नंबर 9 की बात हुई थी, उसमें मैंने कार्डियक मसल्स का बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक और, मतलब यही पूरा फंक्शन आप उसमें भी लिख सकते हैं, कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप एंड ब्रांच्ड, और ये दीज आर प्रेजेंट इन हार्ट, और क्या होता है, इनका जो एक्शन होता है वो हमारे इनवॉलेंट्री होता है, और इनका पूरा जो होल लाइफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस रहता है, जैसे कि हार्ट में होता है। तो मैं नोट करा चुका हूं, तो उसको मैं दोबारा कराने की कोई बात नहीं है, तो आप उसको वहां से कैरी ऑन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 भी यही था, हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले। 9 क्या है, ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का लेवल डायग्राम मैं आपको करा चुका हूं अभी जस्ट। इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था, वो बुक का क्वेश्चन नंबर 8, बुक का बीच के क्वेश्चन नंबर 8 वो मैं करा चुका हूं न्यूरॉन, तो वो भी आप वहां से कवर अप कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, और वो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, तो इधर का मैं इसको हटा दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना था क्या आप लोगों को,
चलो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, नहीं तो वीडियो बैक करके जहां से आपको टाइम मिले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यार मिस्टेक हो गई, रेस कर दिया मैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या है कि कुछ टिश्यूज दिए हैं और उसकी हमें नाम लिखना है कि वहां पे वो लोकेशन दी हुई और वहां पे कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर नंबर 10, ठीक है स्टूडेंट। तो 10 के कितने हैं, साहब 6 पार्ट है, तो 10 का फर्स्ट वन ना क्या है, टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, मतलब हमारे माउथ के अंदर की जो इनर लाइनिंग है वो किस टिश्यू द्वारा बनी होती है, तो ये बना होता है किसके द्वारा, स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू के द्वारा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वैमस इपिथेलियम। स्क्वैमस इपिथेलियम ये इसके द्वारा बना हुआ होता है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। सेकंड क्या है, टिश्यू दैट कनेक्ट टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन इन ह्यूमन। तो मसल से बोन को कौन जोड़ता है, ये मैंने लेक्चर में बताया था, आप लोग रिकॉल करिए। मसल से बोन को जोड़ते हैं टेंडन्स, कौन जोड़ते हैं, टेंडन। तो मसल टू बोन कौन जोड़ता है, टेंडन्स, ठीक है, बात क्लियर। एंड अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। भाई सिंपल सी बात है, प्लांट्स में फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम। कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। ऐसे टिश्यू जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर करते हैं, कौन स्टोर करता है फैट, एरिओलर टिश्यू। जब मैं एरिओलर टिश्यू बताया था अपने लेक्चर में, तो वहां मैंने इसके फंक्शन के बारे में बताया था कि ये फैट के स्टोरेज में हेल्प करते हैं। तो कौन सा हेल्प करता है, एरिओलर टिश्यू, ठीक है। उसके बाद टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू विथ अ फ्लूइड मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू क्या है, बताओ जल्दी, रिकॉल करो, रिकॉल करो। ब्लड। ब्लड में फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो सब ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू विथ फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ब्लड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास और क्या है, लास्ट, इसका लास्ट पार्ट, टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन। तो ब्रेन में कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होता है हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। बात खत्म, यहां पे फिनिश ना। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, पूरा 6 का 6 पार्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि आइडेंटिफाई द टिश्यू इन द फॉलोइंग। कुछ हमारे पास हमारे नेम्स दिए हैं, उनमें टिश्यू को पता लगाना है कौन सा टिश्यू होता है। स्किन है, बार्क ऑफ ट्री है, बोन है, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल, वेस्कुलर बंडल। तो आइए उसको भी देखते हैं। इसका इरेज कर दें, इसको तो कर दे रहे हैं फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, हो गई बात। अब देखो क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू के टाइप्स को हमें बताना है, उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो क्या है, हमें दिया स्किन, सबसे फर्स्ट है। सबसे पहला जो हमारे पास दिया है वो क्या है, स्किन। तो स्किन में जो प्रेजेंट होता है वो होता है स्ट्रिएटेड स्क्वैमस इपिथेलियम। ये टिश्यू स्किन में, वैसे तो इपिथेलियल टिश्यू होता है, ये तो बात है, लेकिन इपिथेलियल टिश्यू के भी कई पार्ट्स होते हैं। तो स्किन में जो होता है वो होता है स्ट्रिएटेड स्क्वैमस एंड स्ट्रिएटेड स्क्वैमस इपिथेलियम, ये उस टिश्यू का नाम है। दूसरा है बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। अब बार्क ऑफ ट्री में क्या प्रेजेंट होता है, बार्क ऑफ ट्री में जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं कॉर्क, और या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। कॉर्क या प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये किस में प्रेजेंट होता है, ये ट्री के पेड़ों की बार्क में प्रेजेंट होता है। थर्ड वन इज ए बोन। तो बोन किस टाइप का टिश्यू है स्टूडेंट्स, बोन कौन सा टिश्यू है, जल्दी बताओ। बोन है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। बोन हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। जो हमारे किडनी ट्यूब्यूल की लाइनिंग होती है उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। तो इसमें प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये जब मैंने इसका फंक्शन बताया था तो वहां पे बताया था कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहां पे हमने बात की थी कि ये किडनी ट्यूब्यूल्स के लाइनिंग में प्रेजेंट होती है।
उसके बाद हमारे पास एट लास्ट है, वो कहाँ पे है, वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम में, और जाइलम एंड फ्लोएम किसके अंतर्गत आते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल जाइलम में और फ्लोएम में। और अगर आपको एक पर्टिकुलर टिश्यू का नाम देना है तो आप इसमें दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन नंबर 11 सारा फटाफट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि हमारा जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, नेम द रीजंस वेयर पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। तो फिर इसको इरेज करो और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो पैरेन्काइमा टिश्यू हमारा प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है ये पहले देख लेते हैं। कि सबसे पहले बात तो ये प्रेजेंट होता है स्टेम और रूट में, जो पिथ होते हैं, गड्ढे होते हैं, वहां पे पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। और उसके बाद ग्रीन प्लांट्स में या कुछ प्लांट्स में जब जहां पे अगर इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाता है तब क्या हो जाता है, ये क्लोरेनकाइमा हो जाता है, तब ये ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद अगर इसके अंदर वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, एयर कैविटीज, एयर फिल्ड हो जाती है, तब इसको क्या बोलते हैं, तब इसको बोलते हैं हम एरेनकाइमा। और तब यह कहां प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है ना। तो इसके 3 लोकेशन है, आंसर नंबर 12। सबसे पहला प्रेजेंट इन पिथ, प्रेजेंट इन पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, कहां प्रेजेंट होता है, स्टेम एंड रूट के बारे में। उसके बाद when it contains chlorophyll known as क्लोरेनकाइमा। जब ये क्लोरोफिल कर लेता है तो क्लोरेनकाइमा कहा जाता है, तब कहां प्रेजेंट होता है, तब ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद देन प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई। उसके बाद जब इसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट हो जाती है तब इसको क्या बोलते हैं, तब बोलते हैं एरेनकाइमा। और तब ये कहां प्रेजेंट होता है, तब ये प्रेजेंट होता है एक्वेटिक प्लांट्स में। क्यों, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स को तब ये हेल्प करता है किसमें, फ्लोटिंग में। व्हेन इट कंटेन्स एयर कैविटी देन इट इज नोन एज एरेनकाइमा and present in aquatic plant। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई। तब इसको क्या बोलते हैं, तब इसको बोलेंगे एरेनकाइमा, और तब ये कहां प्रेजेंट होगा, एक्वेटिक प्लांट्स में। ओके स्टूडेंट, तो 1 मिनट आप लोग इसका तब तक नोट डाउन कर लीजिए, और मेरा मार्कर फिर से भूख लग गई इसको, और फिर से मैं इसको इंक पिला देता हूं थोड़ी सी। ओके, हो गया यहाँ पे। अब ये खा पी के एकदम फिर से रेडी हो गया एक बार ना। चलो, तो इसका आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, आंसर नंबर 12। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कि हमारा जो 13th क्वेश्चन है वो क्या है। What is the role of epidermis in plants? ठीक है, इपीडर्मिस का रोल क्या होता है प्लांट में। देखो यार, इपीडर्मिस टिश्यू मतलब सबसे आउटर टिश्यू जो प्रेजेंट होता है, और इस आउटर टिश्यू इपीडर्मिस टिश्यू की एक खासियत है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। तो जब इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है तो ये क्या हो, एकदम टाइटली पैक्ड होती है और इम्परमिएबल हो जाती है हर एक चीज के लिए। तब ये क्या करती है, और ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट इसीलिए करती है, क्योंकि जब इम्परमिएबल हो जाती है मतलब इसके अंदर कोई चीज जा ही नहीं सकती, तो ना कोई ना गैसियस वाटर या कोई भी अदर वायरस कुछ भी इसके अंदर से नहीं जा सकता प्लांट के बारे में। ठीक है, तो बस लिस्ट में क्या लिखना है आपको कि दीज आर टाइटली पैक्ड एंड इम्परमिएबल सो दे प्रोटेक्ट द प्लांट। ठीक है, तो क्या लिखना है, आंसर नंबर 13 क्वेश्चन है एपिथेलियल टिश्यू के ना। हाँ, रोल ऑफ एपिडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस लेयर की बात करनी ना। तो सेल्स ऑफ दिस लेयर आर have no intercellular spaces, so they become impermeable
एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स। अब देखो यार, इंटरसेलुलर, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे दो अरेंजमेंट है हमारे पास ना, एक अरेंजमेंट ऐसा है कि सेल्स में बिल्कुल सा स्पेस नहीं, एकदम टाइट पैक्ड है। दूसरा अरेंजमेंट इस तरह से है, ठीक है, दो अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले अगर मान लो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या वाटर ड्रॉपलेट जब यहाँ पे आएंगी तो यहाँ अटैक करे, चाहे यहाँ अटैक करे, चाहे यहाँ अटैक करे, उनको कहीं से अंदर जाने की जगह नहीं मिलेगी। और जब यहाँ पे आएंगी तो अगर मान लो उन्होंने यहाँ अटैक किया तो वो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जब उन्होंने अगर यहाँ पे अटैक कर दिया तो उनको पूरा स्पेस मिल गया, अंदर चले गए। फिर यहाँ से अरेंज करेंगे तो अंदर, ऐसे अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर चाहे तो इसको बोलेंगे इम्परमिएबल और इसको बोलेंगे परमिएबल। तो इसके अंदर क्या होगा कि कुछ भी घुस सकता है, परमिएबल वाले के अंदर चाहे वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी, लेकिन इम्परमिएबल में कुछ अंदर नहीं आएगा और पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। हाउ डज कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ना। अब कॉर्क जो होता है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू के रूप में किस तरह से एक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है कि कॉर्क हमारा एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये तो बात क्लियर है, लेकिन किस तरह से होता है, ये प्लांट की बार्ड्स में प्रेजेंट होता है। अब देखो इसमें होता क्या है कॉर्क में, कि कॉर्क की जो सेल्स होती है वो भी डेड होती हैं, और डेड होती है और बहुत ही टाइटली पैक्ड होती हैं। और टाइटली पैक होने के साथ साथ इनमें एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम स्यूबेरनिन। क्या बोलते हैं, स्यूबेरनिन ना। इसकी डिपोजिशन के कारण स्यूबेरनिन है, स्यूबेरिन ना। इसकी डिपोजिशन के कारण ये क्या होता है, ये बहुत ही हार्ड हो जाता है और क्या कर देता है, ये किसी भी चीज को अंदर जाने नहीं देता। तो फिर आइए इसको मैं नोट करा देता हूं आपको। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड टाइटली पैक्ड। These cells become hard due to deposition of chemical substance स्यूबेरिन। ठीक है, ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, किसके, केमिकल सब्सटेंस स्यूबेरिन के डिपोजिशन के कारण। एंड do not allow anything to go inside plants। तो प्लांट्स के अंदर किसी भी चीज को जाने से जब रोक लेंगी तो ये क्या कर लेंगी, एक तरीके से प्लांट का प्रोटेक्शन कर रही है। ओके स्टूडेंट, तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 14 के भी बारे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा एक फ्लो चार्ट है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बना देता हूँ, फिर उसके बाद उसमें हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अब देखो है क्या। सबसे पहले मैं बना देता हूं जो बना हुआ है बुक में आपके। ठीक है, ये इतना तो आपकी बुक में बना हुआ है, ये यहाँ पे इतनी चीजें। अब इसमें आपको करना है कि जो 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 जगह पे बचे हुए हैं उनमें फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू के तीन पार्ट होते हैं, आपको पता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पे क्या फिलअप हो जाएगा, यहाँ पे फिलअप हो जाएगा पैरेन्काइमा, ठीक है, और ये कोलेनकाइमा तो दिया ही हुआ है, और यहाँ पे हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात हो गई, ये सिंपल टिश्यू के तीनों पार्ट हो गए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर ले तो जाइलम दिया हुआ है, जाइलम के अलावा एक और पार्ट होता है इसका फ्लोएम, तो वो भी फिलअप हो गया। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म। ये कौन सा है, आंसर नंबर 15 भी हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको पूरा क्या करा दिया, पूरे बुक की एक्सरसाइज करा दी और पूरी एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस करा डाले हैं। पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज यहाँ पे है।
ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको अभी भी कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अगर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए या ईमेल करके बताइए, आप जहां से भी हमें क्वेश्चन बताएंगे, हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम आपको आपकी उस क्वेश्चन को यहाँ पे आपके नेम के साथ डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि यार आपके क्वेश्चन पूछने से किसी ना किसी का भला हो जाता है, किसी बच्चे को, क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम होगी लेकिन कुछ लोग पूछ नहीं पाते। तो आप अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो हम यहाँ पे वो क्वेश्चन आपके नेम के साथ सॉल्व कराएंगे कि हमें इस बच्चे ने यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है, इस भाई ने हमें यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा है, और हम उसका सॉल्व कराएंगे। ओके स्टूडेंट, तो फिर वेट करते हैं, अपने अपने क्वेश्चन भेजिए, और इसमें भी कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर बाय, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।